हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड और 12th क्लास पेपर एनालाइज जल्दी मिला लो। और ये कौन सा सेट है? ये 302 बीएच और सामान्य हिंदी का पेपर है जो आज की शिफ्ट में हुआ था, ये 12th क्लास का। ठीक है, तो आइए समझते हैं इनके सभी के आंसर देखना सभी बच्चे, और जल्दी से मिलाते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले का जो आंसर है, उदंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये था 1826 वर्ष में, 1826 में इसका आंसर है ये। उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इससे अगला प्रश्न कौन सा है? सेवा सदन के लेखक कौन थे? ये थे प्रेमचंद। सेवा सदन मूल रूप से उर्दू में बाजार ए हुसन के रूप में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, इंदुमती रचना की विधा किसने लिखी है? ये कहानी थी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसे अक्सर हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कुटज निबंध के लेखक कौन है? ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है, जिसमें उन्होंने कुटज के पेड़ के माध्यम से जीवन के मूल्यों पर विचार किया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, छायावादोत्तर युग है? ये था शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के कालखंड को संदर्भित करता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? ये थी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण और महाकाव्यात्मक रचना है, जो छायावाद की एक प्रमुख कृति मानी जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? यह 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। इसका संपादन अज्ञे यश सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने किया था। इससे अगला प्रश्न है, हालाबाद का प्रवर्तक कहा जाता है किसे? हरिवंश राय बच्चन को। हालाबाद काव्यधारा के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है, जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और मस्ती का वर्णन किया है। इससे अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कौन सी? पल्लव है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रसिद्ध काव्य रचना। अन्य विकल्प जैसे साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। इससे अगला प्रश्न, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? ये थे रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक है। इससे अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक देयता दे गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पहला वो था पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछा था। तो पाठ का शीर्षक क्या था? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल। और इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश में रेखांकित अंश किसान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। का अर्थ है कि देश की उन्नति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और कठोर परिश्रम दोनों आवश्यक है। इन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का भौतिक स्वरूप सुदृढ़ और समृद्ध बन सकता है। इससे अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न था, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न था, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का महत्व यह है कि इसके बिना राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी के अंतराल में भरी सामग्रियों, सागर के जलचरों और रत्नों के प्रति जिज्ञासा की नई किरण नहीं फूटेगी। लेखक के अनुसार इसके बिना राष्ट्र सोया हुआ प्रतीत होता है। इससे अगला प्रश्न, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब तक स्वीकार की है जब तक राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के अंतराल की सामग्री, सागर के जलचरों और रत्नों के प्रति चेतना, स्वागत और जिज्ञासा के नए भाव नहीं जगाते। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट कैसे खड़ा करना है? यह था, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर खड़ा करना है। तो यहाँ पर एक ये वाला पूछा गया था, इससे अथवा वाला करना था। इससे पहला पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या था? पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी थी वो ऐसा करनी थी, गद्यांश में रेखांकित अंश उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। का अर्थ है कि कालिदास के काव्यों में अशोक के फूल का वर्णन अत्यंत सुंदर, गरिमापूर्ण, पवित्र और कोमल से तरीके से किया गया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक नई दुल्हन के घर में प्रवेश करने का उद्देश्य होता है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, गद्यांश में लेखक ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला? तो यहाँ पर ये वाला है, गद्यांश में लेखक ने भारतीय साहित्य में अशोक के फूल के महत्व पर प्रकाश डाला है। इससे अगला प्रश्न, इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये इस कथन का आशय यह है कि भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का आगमन और विलोप दोनों होना दोनों ही नाटकीय ढंग से हुए। कालिदास के समय में यह अत्यंत लोकप्रिय था, लेकिन बाद में साहित्य में इसका उल्लेख कम होता चला गया, जो एक आश्चर्यजनक घटना है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, कालिदास के काव्य में अशोक के फूल का कैसी वर्णन मिलता है? कालिदास के काव्य में अशोक के फूल का वर्णन अत्यंत शोभा, गरिमा, पवित्रता, सुकुमारता के साथ मिलता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, ये था पद्यांश वाला, दुख की पिछली रजनी पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे।
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है? यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया। तो क्या था इसके लिए? जयशंकर प्रसाद है, श्रद्धा सर्ग है और कामायनी। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी थी? एक पर्दा एक झीना नील की व्याख्या है कि दुख के बाद सुख आता है, लेकिन दुख का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यह एक पतले नीले पर्दे की तरह होता है जिसके पीछे सुख छिपा रहता है। दुख और सुख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्र भाव लिखिए। पद्यांश का केंद्र भाव यह है कि जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है और दुख को अभिशाप नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे ईश्वर का वरदान मानकर जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए। इसका अगला प्रश्न, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है और कैसे? श्रद्धा मनो के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। वह उन्हें बताते हैं कि दुख के बाद सुख निश्चित रूप से आता है और दुख को ईश्वर का रहस्यमयी वरदान समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे अगला प्रश्न है, रजनी व प्रभात शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। रजनी के पर्यायवाची शब्द रात निशा, प्रभात के पर्यायवाची शब्द सुबह सवेरा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर। तो ये था, यह पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना से लिया है। तो इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे अगला प्रश्न स्टार्टिंग करते हैं हम। जो यहाँ पर ये क्या पूछा गया था? लेखक का साहित्य परिचय। तो कौन कौन से था? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यहाँ पर इनके बारे में है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में पूछा गया था यहाँ पर, हरिशंकर परसाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया है यहाँ पर, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी थी? मात्र पितृ भक्त और आज्ञाकारी पुत्र, शांत स्वभाव और सेवाभावी, परोपकारी और त्यागी, आदर्श पुत्र का प्रतीक। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु क्या थी? श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु श्रवण कुमार के अपने अंधे माता पिता के प्रति भक्ति और सेवा पर आधारित है। इसमें उनके द्वारा माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाना और राजा दशरथ के बाण से उनकी दुखद मृत्यु का मार्मिक वर्णन है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया ये था, संस्कृत गद्यांशों का अनुवाद का। संस्कृत साहित्य सरल और व्यापक की दृष्टि से सुनिश्चित, इसके गद्य और पद में लालित्य, भावों को समझने की क्षमता और आदित्य मधुरता, बहुत कहने से क्या लाभ, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे अन्य कोई नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है। इस श्लोक का अनुवाद कैसा था? पानी की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही कारण है कि सभी प्रकार की विधाओं, धर्म और धन का अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही ये सब प्राप्त होते हैं। इससे अगला प्रश्न जो मुहावरे पूछे गए, पहला मुहावरा था, अकल के घोड़े घोड़े दौड़ाना, कल्पना करना या बहुत सोचना। इस मुहावरे का अर्थ है कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए कल्पना या विचार विमर्श करना। इससे अगला प्रश्न है, हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना। गद्यांश के अनुसार शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने का माध्यम है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इससे अगला जो प्रश्न था, शरीर का स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? जीवन का सुख भोगने और कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर गद्यांश में बताया गया था, यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह संसार में रहकर जीवन का सुख भोग सकता है और अपने सभी कर्तव्य एवं मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, आधुनिक युग में योग का महत्व क्यों बढ़ा है? यहाँ पर क्या व्यस्तता और मन की व्यग्रता के कारण। इससे अगला प्रश्न है जो ये पूछा गया, बाढ़ की विभीषिका का दृश्य कैसा होता है? यह अगला वो था पैराग्राफ। ऐसी जल प्रवाह तेज होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न इसका आंसर लिखना था। इससे अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो यहाँ पर ये लिखना जाना था, नावों और हेलीकॉप्टर से उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रबंधन। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो क्या अवलंब या विलंब? यहाँ पर है सहारा और शीघ्र। भवन और भुवन, भवन का होता है घर और भुवन का संसार। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पद का पैर ओदा, विधि का तरीका भाग्य, नीरज का कमल बादल। तो सभी बच्चे मिला सकते हैं आप सभी। अंश होता है हिस्सा या कोण। इससे अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर क्या 100 वर्ष का समय, यहाँ पर शताब्दी, अधिक बोलने वाला, वाचाल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और व्यवसाय शुरू कर सकूं मैं समय पर ऋण चुकाने का अवसर। तो इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना था यहाँ पर सभी बच्चे देख सकते हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, शहर का नाम, विषय मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु आवेदन। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपका अपना मोहल्ला या मोहल्ले का नाम का निवासी पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में सफाई की स्थिति बहुत खराब है, कूड़ेदान भरे रहते हैं और नाले जाम है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। अतः आपसे अनुरोध है कि
हमारे मोहल्ले में नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवतीय आपका नाम लिखना था, यहाँ पर दिनांक, संपर्क नंबर, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या था, आगे पूछा था निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर था ये व्यावसायिक शिक्षा के विविध आयाम, वर्तमान युग, दशा और दिशा, वसुधैव कुटुंबकम, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, सागरता, पुस्तकालय का महत्व। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आपको 200 या 300 वर्डों में लिखना है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, इसी प्रकार का कंटेंट हम लाते रहेंगे। और वीडियो